नमस्कार दोस्तों, द माइक्रो स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे इतिहास की, और इतिहास में भी आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने इससे पहले चैप्टर देख लिए थे, जो था मतलब यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों के आगमन में हमने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी इन सब पे चर्चा कर ली थी। और आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। कि ब्रिटिशों ने, जब अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया, उसकी क्या पद्धति थी, क्या क्या प्रणाली थी, क्या नीतियाँ थी, किस नीतियों के माध्यम से अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो हम पहला टॉपिक आज का जो टॉपिक है ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, इस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें भी हमें बंगाल, मैसूर, पंजाब, अवध इन सब पे चर्चा करनी है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे बंगाल से, क्योंकि बंगाल से ही नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बंगाल से। बंगाल से ही क्यों ये विस्तारवादी नीति या नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, बंगाल का क्या महत्व था, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसका सामरिक महत्व था, जैसे सभी क्षेत्रों में महत्व, जैसे बात की जाए, बंगाल एक उपजाऊ क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है। उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ उत्पादन अत्यधिक होता था, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखा जाए, इसके सामरिक महत्व में संसाधन की दृष्टि से संसाधन संपन्न क्षेत्र था। बंगाल की अवस्थिति देखी जाए तो समुद्र तटीय स्थिति थी इसकी, समुद्र तटीय अवस्थिति, ठीक है, अवस्थिति थी। अब समुद्र तटीय अवस्थिति होने के कारण बंदरगाही क्षेत्र, समुद्र के किनारे तो बंदरगाह हो गए, तो यहाँ बंदरगाही क्षेत्र था ये। उपजाऊ क्षेत्र, उत्पादन अत्यधिक, संसाधन संपन्न, समुद्र तटीय अवस्थिति, बंदरगाही क्षेत्र, इन सब कारणों से बंगाल का महत्व बढ़ जाता है। व्यापार करने में सुविधा होती है, बंदरगाही क्षेत्र है, व्यापार सुगमता से किया जा सकता है समुद्री मार्गों से, ठीक है। संसाधन संपन्न है, उत्पादन अत्यधिक होता है। अर्थात कुल मिला के बात की जाए तो बंगाल एक धनी प्रांत था। अब कोई भी व्यक्ति चाहेगा सबसे पहले धनी प्रांत से ही अपने नियंत्रण की प्रक्रिया चालू की जाए, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ हो, ठीक है। तो हम बंगाल के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, तो बंगाल के बारे में और एक इधर ही देख लेते हैं हम, इसी साइड। यह एक मुगल शासित प्रांत था, मुगल प्रांत ही मान लीजिए, मुगल प्रांत था। इसका मतलब ये है कि बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण था, ठीक है। बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण था। मुगलों के द्वारा बंगाल पर शासन किया जाता था। कैसे? अपने कुछ अधिकारी नियुक्त करके। जैसे बंगाल पर शासन चलाने के लिए सूबेदार का पद बनाया गया था, सूबेदार हो गया, दीवान हो गया, इस टाइप के पद बनाए गए थे, और यहाँ पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति करके इनके माध्यम से बंगाल पर शासन चलाते थे। दीवान जो था, तो ये राजस्व अधिकारी मान लीजिए, ये राजस्व से संबंधित पद था, जो राजस्व वसूलने का काम, राजस्व से संबंधित जो भी चीज़ें उनकी देखरेख करता था। सूबेदार की बात की जाए
कल भी हमने आपको बताए थे 1698 में बंगाल का सूबेदार कौन था? अजीमुसान। अजीमुसान बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, सॉरी। तो अजीमुसान बंगाल का सूबेदार था, लेकिन ये राज परिवार से, ये जो था राज परिवार से संबंधित था। राज परिवार से कहने का मतलब मुगल राज परिवार से संबंधित था, जिसके कारण ये अत्यधिक टाइम दिल्ली दरबार में रहता था। मतलब साल में, अगर से साल में 365 दिन होते हैं तो 200-250 दिन तो ये दिल्ली दरबार में रहता था। अब जो व्यक्ति ज़्यादातर टाइम बाहर रह रहा है तो वो अपने प्रांत में शासन कैसे चलाएगा? तो ये दिल्ली दरबार में ही रहा करता था, तो इसका अधिकतर टाइम दीवान, अत्यधिक कार्य जो है दीवान ही संभाला करता था। तो इस टाइम दीवान कौन था, इस बारे में देख लेते हैं। इस टाइम दीवान था मुर्शिद। तो दीवान मुर्शिद कुली खां था। इस टाइम पे बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां था। तो ये तो दिल्ली दरबार में रहता था, यहाँ अय्याशी करता था, यहाँ पर पढ़ा रहता था, यहाँ आराम की ज़िंदगी थी, काम वाम करने से दिक्कत हो रही है इसको। ठीक है, तो ये इसका काम कौन संभालेगा? दीवान मुर्शिद कुली खां, इसको कार्य सौंप देता था। तो सूबेदार का काम भी मुर्शिद कुली खां ही कर रहा है। जब सूबेदार का काम, दीवान का काम, दोनों काम मुर्शिद कुली खान कर रहा है, तो फिर आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जब भाई कोई आदमी दोनों काम खुद ही कर रहा है, फिर भी उसको उसकी तनख्वाह बराबर नहीं मिल रही, ठीक है, ऐसा थानी पर फिर भी देखिए। तो इस टाइम इस तरफ बात करें तो सूबेदार की, और इस साइड था दीवान। मुर्शिद कुली खां था यहाँ दीवान, अजीमुसान। तो इसका काम भी मुर्शिद कुली खां ही कर रहा है। तो आगे चलकर 1717 में फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। तो मुर्शिद कुली खां बन गया सूबेदार। अब सूबेदार बन गया, दीवान का काम भी कर ही रहा था पहले से, अब तो इसको ऑथेंटिक रूप में सूबेदार बना दिया गया है। तो अब बंगाल का सर्वेसर्वा यानी बंगाल का प्रमुख बन गया, ये बंगाल का प्रमुख बन गया आगे चल के मुर्शिद कुली खां। बंगाल का सर्वेसर्वा बन गया, मतलब बंगाल पर जितना भी शासन व्यवस्था है ये सारे काम को देख रहा है मुर्शिद कुली खां, ये वहाँ का सर्वेसर्वा बन गया। इसने शासन कब से कब तक किया? फिर सूबेदार के रूप में। ठीक है, तो ये 1717 ही मान लीजिए इसको, 1717 से 1727 तक यहाँ पर सूबेदार रहता है। इसके बाद ये सर्वेसर्वा बन गए हैं, यहाँ पर अब वंशानुगत शासन चलने लगा है। ठीक है, वंशानुगत का मतलब यही हुआ कि मुर्शिद कुली खां के चाचा, भतीजे, पिताजी, बेटे, मतलब बेटे, नाती, पोते, यही सब शासन कर रहे हैं। ठीक है, किस नाम से करते हैं? फिर आगे वंशानुगत शासन चलाते हैं तो नवाब के नाम से यहाँ पर शासन चल रहा है, नवाब के नाम से। ठीक है,
इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद अगला नवाब, बंगाल का नवाब बनता है कौन? मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब बनता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां की बात की जाए तो इसने 1740 से 1756 तक बंगाल पर शासन किया। नवाब लिख लेते हैं सामने, नवाब अलीवर्दी खां पुलिस। तो नवाब अलीवर्दी खां इसने, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसके बारे में छोटी सी एक बात सामने आती है कि ये जो था अंग्रेज़ों की तुलना ये किससे करता है? ये अंग्रेज़ों की तुलना करता है मधुमक्खियों से, मधुमक्खियों से, और कहता है अंग्रेज़ों के बारे में कि यदि आप इन्हें छेड़ेंगे नहीं तो ये शहद देंगी, और आप इन्हें छेड़ेंगे, इनके साथ छेड़खानी करेंगे तो ये काट काट के मार डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा मानना था इसका अंग्रेज़ों के बारे में। तो अंग्रेज़ों को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता था, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं है। इसके बाद अगले नवाब की बात आती है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की बात आती है 1756 से 57। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जैसे ही बंगाल का नवाब बनता है तो इसे अपने विरोध, मतलब अपने सगे संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ता है, काफ़ी सामना करना पड़ता है। इनके सभी सगे संबंधियों में देख लिया जाए तो एक पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और मौसी घसीटी बेगम, इसकी मौसी थी घसीटी बेगम। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं हम, घसीटी बेगम। ठीक है, सिराजुद्दौला जैसे ही शासक बनता है तो इसको अपने सगे संबंधियों के विरोध का काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो इसके सगे संबंधियों को अंग्रेज संरक्षण देते हैं। ठीक है, इसके सगे संबंधियों को, ये इसके जो विरोधी रहते हैं, विरोधियों को अंग्रेज़ों के द्वारा संरक्षण दिया जाता है, और अंग्रेज कलकत्ता में किलेबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, किलेबंदी का काम चालू कर देते हैं कलकत्ता में। ठीक है, मतलब अपने किलों को प्रोटेक्ट करते हैं सैनिकों के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया कर रहे हैं अंग्रेज। तो जब ये किलेबंदी की प्रक्रिया कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें सिराजुद्दौला जो था, इसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये जून 1756 में फोर्ट विलियम आपको नाम याद आ रहा होगा क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ही फोर्ट विलियम के बारे में चर्चा की है। फोर्ट विलियम जिसको कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना जॉर्ज चार्नॉक ने की थी। इससे ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर पे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जून 1756 में फोर्ट विलियम मतलब कलकत्ता पर सिराजुद्दौला नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, इस घटना को एक ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल, तो इस घटना के संदर्भ में, ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल, इसके विचार हैं, यही कहता है जिसे ब्लैक होल के नाम से भी जानी जाती है ये घटना। ठीक है, ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। तो ये कहता है कि 146 अधिकारियों को
146 अंग्रेज अधिकारियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया और अगले दिन जब उस कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो 146 में केवल 40 नहीं था। चल, तो ब्लैक होल की घटना के संबंध में ये कथन है कि 146 अधिकारियों को बताया था आपको कि कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और अगले दिन जब दरवाज़ा खोला जाता है तो 146 में से केवल 23 जिंदा बचते हैं, ऐसा हॉलवेल का मानना है। ठीक है, ये कहता है ब्लैक होल के संबंध में केवल 23 जिंदा बचे। एक छोटे से कमरे में 146 लोग को डाल दिया गया, संभव नहीं है। छोटे से कमरे में 146 लोग मतलब कितने होते हैं आपको पता है। इतने सारे लोगों को एक छोटे से कमरे में कैसे बंद कर दिए, क्या ठूस ठूस के भरेंगे? ठीक है, तो ऐसी बात बोलता है। तो जून 1756 में सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम पर नियंत्रण कर लिया जाता है और इसके नियंत्रण कर लिया तो अब अंग्रेज़ों को बुरा लगा। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में सेना बुलाई। मद्रास से किसके नेतृत्व में? क्लाइव के नेतृत्व में सेना बुलाई। और ये जब सेना, तो क्लाइव काफ़ी चतुर कूटनीतिक क्षमता से युक्त व्यक्ति था। तो ठीक है, तो इसने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में करने की प्रक्रिया चालू कर दिया। इसने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में मिला लिया। किसी भी तरह से बात कर लीजिए, उनको लोभ देकर, पद का लोभ देकर, धन का लोभ देकर, किसी भी तरीके से इनको अपने पक्ष में कर लिया। किसके? नवाब के अधिकारियों को। जिनमें कौन कौन थे, इनके नाम देख लेते हैं जिनको अपने पक्ष में किया था। मीर जाफ़र, ये नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। मीर जाफ़र जो कि मीर बख्शी के पद पर नियुक्त था, जो कि एक सैन्य अधिकारी का पद था, ये पद था, या सैन्य प्रमुख था। ठीक है, मीर बख्शी। इसके बाद अमीर चंद जो कि एक पूंजीपति था, इसके बाद अमीर चंद हो गया। मणिक चंद जो कि बंगाल का प्रभारी था, मतलब बंगाल का बोलिए कलकत्ता का प्रभारी था, मणिक चंद। ठीक है, एक और नाम आता है इसमें जगत चंद जो कि कलकत्ता का बैंकर था। ठीक है, तो इन सब अधिकारियों को, मीर जाफ़र, अमीर चंद, मणिक चंद, जगत चंद, इन सब अधिकारियों को क्लाइव अपने पक्ष में कर लेता है। किसी भी तरीके से आप धन का लालच दे दिए, उनको पद का लालच दे दिया, किसी भी तरीके से मान लीजिए, तो इन सब तरीके से अपने पक्ष में कर लेता है उसके मुख्य अधिकारियों को। और फिर आगे चलकर अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है। युद्ध का नाम आपने सुने होंगे, प्लासी का युद्ध। कब? इसकी डेट भी याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में आता है, 23 जून 1757। तो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। किसके बीच? तो एक साइड रहेंगे अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच।
ये ये जो युद्ध है ये पहले से फिक्स होता है। कैसे? जैसे क्रिकेट फिक्स होता है वैसे ही खिलाड़ियों को फिक्स कर लिया जाता है फिक्सिंग के माध्यम से, तो ऐसे ही इसके जो अधिकारी थे इनको तो फिक्स कर लिया गया, खरीद लिया गया पहले से लोभ लुभान वादे करके जिस भी प्रकार से, ठीक है। तो अब जैसे युद्ध होता है, अंग्रेज अंग्रेज के अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? क्लाइव। और इधर से तो ये है ही और इसकी सेना। तो जब युद्ध होता है युद्ध जैसे ही प्रारंभ होता है तो सिराजुद्दौला के जो सैन्य प्रमुख रहते हैं मीर जाफर, इसको तो इसने अपने पक्ष में मिला लिया है। अब युद्ध हो रहा है तो युद्ध में भाई जब तक सैन्य प्रमुख आदेश नहीं देगा तो फिर सेना लड़ेंगी कैसे? तो लड़ेंगी नहीं तो फिर हारेंगी, ये बात तो पक्की है। तो इसकी अंततः हार होती है, लेकिन इसके कुछ विश्वासी सैनिक भी रहते हैं या सैन्य अधिकारी रहते हैं, जिसमें मदन कुछ ऐसी नाम रहता है, तो उसकी भी चर्चा होती है। उसका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसकी हार होती है और ये मैदान छोड़ के चला जाता है। क्या करेंगे, इसके सैनिक लड़ ही नहीं रहे, इसका सैन्य प्रमुख आदेश ही नहीं दे रहा है। तो ये अंततः युद्ध से फिर भाग जाता है वहाँ से। तो इस भागते हुए जब ये चला जाता है तो फिर कुछ मतलब इसका पीछा करते हुए मीरन नामक एक व्यक्ति रहता है। मीरन नामक व्यक्ति इसका पीछा करते हुए अंततः इसकी परिवार सहित हत्या कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला का काम खत्म। अब ये तो हो गई प्लासी के युद्ध की बात। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय के साथ ही बंगाल पर इनके नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर प्रारंभ हो ही गई है। तो इन्होंने प्लासी के युद्ध में विजय के पश्चात वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। कठपुतली नवाब कह लीजिए, नवाब के नाम पर एक कठपुतली जिसको वे अपने हाथों पर नचा सके। तो अगला नवाब बनता है बंगाल का मीर जाफर। 57 से 60, ठीक है। तो मीर जाफर अब बंगाल का नवाब बन गया, कठपुतली नवाब बनने के साथ ही अंग्रेज़ों को 24 परगना क्षेत्र की जागीर प्रदान करता है, कुछ धन संपत्ति भी प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों की मांग बढ़ने लग जाती है, अत्यधिक बढ़ने लग जाती है। तो ये उन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है और डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने की अपनी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाता है। तो अब डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना चाहता है। इस बात का पता अंग्रेज़ों को चल जाता है। तो जैसे ही अंग्रेज़ों को इस बात का पता चलता है, तो आपको पता होगा, इससे पहले भी मैंने पढ़ा है, तो 1759 में अंग्रेज़ों को जैसे ही पता चला कि डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है, तो अंग्रेज़ों ने 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया। डचों का काम यहाँ पर ख़त्म, मतलब डचों को यहाँ पर समाप्त किया, इनको हरा दिया। इनकी यहाँ पर बेदरा के युद्ध में डचों की हार हुई, अंग्रेज़ों की जीत हुई। और उनको पता था कि मीर जाफ़र यहाँ पर षड्यंत्र कर रहा है, तो मीर जाफ़र को हटा देते हैं ये लोग। और मीर जाफ़र के स्थान पर फिर मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। तो नवाब अब बन गया है मीर कासिम। ये 1760 से 63 तक, ठीक है। तो अब बन गया है मीर कासिम नवाब। मीर कासिम को भी नवाब बनाए, फिर इसके साथ वही प्रक्रिया, इसको तंग करना, पैसे मांगना, धन संपत्ति मांगना। तो इन सब चीज़ों से मीर कासिम भी परेशान हो जाता है। ये इसी प्रक्रिया में अपनी राजधानी को ढाका से परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद कर लेता है और भी बहुत से कदम उठाता है। ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो फिर से अंग्रेज़ क्या करते हैं
मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं। पर मीर कासिम तो ऐसे चुप नहीं बैठेगा, तो ये चला जाता है अवध जाता है। तो वहाँ पर अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकेंड, मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकेंड, ठीक है। तो मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकेंड और अवध के शुजाउद्दौला, अवध के नवाब जो है, तो ये भी वहाँ पर उनको मिल जाते हैं। अब अवध गया हुआ है तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, करते रहोगे कुछ, पार्टी कर रहे होगे, हमें क्या करना है। तो हो सकता है पार्टी कर रहे हो वहाँ। तो जब मीर कासिम अवध जाता है तो उसको यहाँ पर शुजाउद्दौला के साथ मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकेंड से भी मुलाकात होती है। तो ये लोग प्लानिंग करते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि भाई कैसा, ये तो हमको निकाल दिया, अब कैसा किया जाए। तो ये लोग मीर कासिम जो कि बंगाल का अपदस्थ नवाब है, ठीक है, मतलब अब पद पर नहीं है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकेंड, ये तीनों और अंग्रेज़ों के बीच आगे चलकर फिर युद्ध होता है, इनके बीच युद्ध होता है। ये युद्ध भी फेमस है, तो इस युद्ध के बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये मीर कासिम हो गया, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह जो था शाह आलम सेकेंड, ये तीनों और एक तरफ अंग्रेज, इनके बीच युद्ध होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध, ठीक है, 1764 में होता है। अंग्रेज, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, वर्सेस एक तरफ रहता है अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इसको इसी टाइप से लिख के याद कीजिएगा क्योंकि ये फिर याद नहीं आता है, ठीक है, याद नहीं रहता ज़्यादा समय तक, तो ऐसे करके याद रखिएगा। जब बक्सर का युद्ध चल रहा था तो अब इस टाइम पे अंग्रेज़ों का नेतृत्व, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा है। और दूसरे साइड जो जिनके साथ युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर एक अवध के नवाब है शुजाउद्दौला प्लस मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकेंड, प्लस बंगाल के अपदस्थ नवाब, बंगाल का अपदस्थ नवाब कौन, मीर कासिम। तो एक साइड है ये तीनों और एक साइड है ये अंग्रेजी सेना, इनके बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में भी विजय अंग्रेज़ों की होती है, इनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजी सेना पराजित कर देती है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये बंगाल का अपदस्थ नवाब है, तो इस टाइम जिस टाइम 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है आपसे, तो इस चीज़ को ध्यान से रखिए, सुनिएगा। इस टाइम बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफ़र, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिस समय युद्ध हुआ, ठीक है। तो इस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं है, ये अपदस्थ है, ठीक है। तो इनके बीच युद्ध होता है और अंततः विजय होती है अंग्रेज़ों की, और अंग्रेज़ों की विजय होती है, इनकी संयुक्त सेना को पराजित करते हैं। तो अब जब पराजित कर दिए किसकी सेना, भाई मुग़ल बादशाह है, अवध का नवाब है, उसकी तो बात छोड़िए,
ठीक है। तो इनके साथ फिर जैसे ही विजय प्राप्त होती है इनकी, तो इनके साथ ये संधि करते हैं। तो ये हो गई बात बक्सर युद्ध की, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई। अब इनके साथ संधि होगी, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इस संधि से पहले हम एक और चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले जो बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया जाता है? तो मीर जाफ़र का एक पुत्र होता है, उसका पुत्र काफ़ी छोटा रहता है, अल्पवयस्क पुत्र। तो उसके अल्पवयस्क पुत्र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ये 1765 से 66 तक रहता है। उसका अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला, नजमुद्दौला, ठीक है, नजमुद्दौला, ठीक है। तो 1765 से 1760 तक रहता है नजमुद्दौला, जो कि मीर जाफ़र का अल्पवयस्क पुत्र रहता है। और इसी के साथ जो इलाहाबाद की संधि होगी अभी बताएंगे हम इसके बाद। तो इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला ही रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछता है। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद की संधि के ऊपर। इलाहाबाद की संधि किन किन के बीच हुई, ठीक है, और इसके क्या क्या प्रावधान थे, तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765, 64 में युद्ध होता है बक्सर का। इलाहाबाद की संधि 65 में होती है। इस संधि के लिए, क्योंकि आपको पता है अभी अभी हमने बात की है कि जो बक्सर का युद्ध होता है, तो उसमें अंग्रेजी सेना का ब्रिटिश प्रतिनिधित्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो। लेकिन इस संधि के लिए स्पेशली क्लाइव को बुलवाया जाता है, क्योंकि वो चला गया था, तो उसे स्पेशली बुलवाया जाता है इलाहाबाद की संधि के लिए। तो इसमें संधि किन किन के बीच होंगी, पहले ये देख लेते हैं। अंग्रेज़ों के बीच वर्सेस युद्ध हुआ था उसी प्रकार। मुगल बादशाह अवध के साथ होगी, मुगलों के साथ होगी, अवध के साथ होगी, और बंगाल के नवाब के साथ होगी, ठीक है। तो इस संधि में अंग्रेजी प्रतिनिधित्व कौन करता है? क्लाइव करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। लेकिन यहाँ पर संधि के समय में क्लाइव को बुलवा लिया जाता है और क्लाइव संधि में सम्मिलित रहता है। और ये मुगलों के साथ संधि करते हैं और मुगलों से बिहार उड़ीसा इन क्षेत्रों से कर वसूलने की वो प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ इस संधि में बात की जाती है कि अंग्रेज मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए पेंशन दिया करेंगे, पेंशन देंगे लोग किसको? मुगल बादशाह को। और ये जो पेंशन दे रहे हैं 26 लाख रुपए, ये खुद अपने जेब से नहीं देंगे, ये पेंशन को ये अवध के नवाब के ऊपर आरोपित कर देते हैं, ठीक है। तो ये 26 लाख रुपए पेंशन की बात हो गई। और इसके बाद ये तो हो गई मुगल बादशाह के साथ संधि। अवध के नवाब के साथ संधि करते हैं। अवध के नवाब के साथ जो संधि होती है, तो इसके प्रावधान रहते हैं। तो ये मुगल बादशाह के साथ हुई, या अवध के साथ जब संधि करते हैं, तो यहाँ पर इनके प्रावधान में पहला प्रावधान रहता है कि कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र इनसे ले लेते हैं और इस क्षेत्र को लेके ये मुगल बादशाह को दे देते हैं, ठीक है। इस चीज़ याद रखिएगा, कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र अवध से लेके मुगल बादशाह को दे देते हैं। और युद्ध हार जाने के रूप में अवध के नवाब से 50
50 लाख रुपए की राशि वसूली जाती है। ठीक है। अब इसके बाद बात कि करेंगे हम इसके बाद बंगाल के नवाब के साथ क्या संधि होती है। तो बंगाल के नवाब के साथ संधि होती है कि ये बंगाल के नवाब के साथ संधि करते हैं कि अवध। तो बात की जाए बंगाल की, बंगाल के साथ संधि की तो कोई बात ही नहीं होती इसमें, क्योंकि संधि क्या होगी भाई, बंगाल पर तो इनका कब्जा हो गया। अब सीधा सीधा बंगाल पर इनका वैध नियंत्रण हो गया है, अब इनका शासन चलेगा बंगाल पर। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे आपको बताया हमने कि अंग्रेज़ों की तरफ से यहाँ पर क्लाइव था, तो मुग़ल बादशाह तो शाह आलम सेकेंड ही था जो कि बक्सर के युद्ध में था। ठीक है। अवध का नवाब भी शुजाउद्दौला ही था जो कि बक्सर के युद्ध में था। लेकिन जहाँ संधि होती तो संधि में हस्ताक्षर करने में बंगाल का नवाब जो रहता है नजमुद्दौला। ठीक है। तो बंगाल का जो नवाब रहता है इस टाइम नजमुद्दौला। तो ये संधि किन किन के बीच होती है ये अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बक्सर का युद्ध जब होता है तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के साइड से क्लाइव नहीं रहता है, वहाँ पर रहता है हेक्टर मुनरो। लेकिन जब संधि पर हस्ताक्षर होते हैं तो हस्ताक्षर के समय क्लाइव इनके साइड से रहता है। ठीक है। मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकेंड, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। ठीक है। नजमुद्दौला, इनके बीच में संधि होती है। संधि के प्रावधान आपको बता दिए कि 26 लाख वाली बात, ये इलाहाबाद कड़ा 50 लाख, इलाहाबाद कड़ा जो इसको दिया गया है इसके लेके। ठीक है। फिर ये वाली बात कि यहाँ पर तो उनका वैध अधिकार हो गया, तो ये बात हो गई फिर संधि की। इसके पश्चात यहाँ पर बंगाल पर इनका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। और हम अब इसके आगे अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर चलने लगता है। और शासन कैसा, क्योंकि एक साइड तो बंगाल पर नवाब भी रखा हुआ है अभी। ठीक है। तो यहाँ पर द्वैत शासन की प्रक्रिया चलती है। तो वो द्वैत शासन की प्रक्रिया चलती है। तो हम अब इसके बाद चर्चा करेंगे बंगाल पर द्वैत शासन। तो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर। तो आज हमने बात कर लिए बंगाल पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार किस तरह से हुआ, किस पद्धति से इनने यहाँ पर नियंत्रण किए, कौन कौन से युद्ध हुए। तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, इनके सन, और जिन जिन व्यक्तियों की चर्चा हुई, कौन से नवाब किस किन सन में आए, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा की। इन सब चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है। वैसे तो हम कोशिश की कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं भी आया हो तो फिर से पॉज करके देख लीजिए, उसको लिख लीजिए। ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।